दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वर्ल्ड एजुकेशन आई में। आज हम पढ़ने वाले हैं गुप्त साम्राज्य। आप जानते हैं कि इससे पहले हमने विभिन्न विदेशी आक्रमण को देखा है। गुप्त साम्राज्य में भी हमें हुनों का आक्रमण देखने को मिलता है, तो हुन का आक्रमण भी हम करेंगे, लेकिन गुप्त साम्राज्य के विभिन्न शासकों के बारे में अध्ययन करने के बाद करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले गुप्त साम्राज्य को पढ़ेंगे, स्कंदगुप्त वगैरह जो है हुनों का मुकाबला करते हैं, तो हुन के बारे में पढ़ेंगे, इसके पतन के बारे में पढ़ेंगे, और इसे स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपको काफ़ी विस्तृत और अच्छी नोट्स मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपको आपके मुकाम तक हम ज़रूर पहुँचाएँगे। तो देखिए, गुप्त साम्राज्य का शासनकाल लगभग तीसरी शताब्दी के अंत से 550 ईस्वी तक रहा था। मतलब तीसरी शताब्दी का अंत मतलब 280 ईस्वी से लेके 550 ईस्वी तक रहा था। मौर्य काल के पतन के बाद दीर्घ काल तक भारतवर्ष एक शासन के अंतर्गत नहीं आ सका। इस कमी को गुप्त शासकों ने पूरा किया। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। जानते हैं कि मौर्य काल जो है मौर्य काल का जो है पूरे भारतवर्ष पर जो है शासन था, काफ़ी लंबे समय तक शासन किया। लेकिन मौर्य काल का जब पतन हो गया तो उसके बाद जो है विभिन्न विदेशी आक्रमण भी होते हैं, जैसे यूनानी आक्रमण होते हैं, शक आते हैं, कुषाण आते हैं, और वगैरह वगैरह, जैसे सातवाहन, पुष्यमित्र शुंग जो वंश की स्थापना करता है। तो विभिन्न प्रकार के मौर्योत्तर काल में वंश का उदय भी होता है। तो वो सब जो है टेम्पोररी शासन करता है, थोड़ा समय के लिए शासन करता है और चला जाता है, ठीक है। तो तब तक जो है भारत पर कोई लंबे समय तक शासन नहीं करता है। भारत को यूनाइटेड साम्राज्य के अंतर्गत कोई नहीं ला पाता है। तो उस कमी को जो है मौर्य काल के पतन के बाद इस कमी को गुप्त शासकों ने पूरा करता है, ठीक है। तो गुप्त शासकों के बारे में ही हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। मेनली हम गुप्त शासकों के बारे में पढ़ेंगे। देर आफ्टर उसके पतन, स्थापत्य कला, चित्रकला, इसके स्वर्ण युग क्यों कहा गया, इसके पतन के क्या कारण थे, सारे को अध्ययन करेंगे। तो देखिए, गुप्त साम्राज्य का उदय। देखिए, कोई भी चीज़ आपको जो है ना शॉर्टकट कोई भी तरीका आपको आपके मुकाम तक नहीं पहुंचाएगा। तो आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा डिटेल्ड। तो देखिए, अगर आप पढ़ना चाहते तो पढ़िए, नहीं पढ़ना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नहीं पढ़ेंगे उससे भी समाज को फायदा ही होता है। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ, ठीक है। प्रयाग कहाँ है? इलाहाबाद, वहीं पर इसका उदय हुआ था, ठीक है, तीसरी शताब्दी में, तीसरी शताब्दी के अंत में। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो बताएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको दिमाग में आप रखिएगा। गुप्तों की उत्पत्ति के संबंध में भारतीय इतिहासकारों के बीच क्या है? मतभेद है। अब देखिए, मतभेद क्या है, भिन्न भिन्न जो इतिहासकार है भिन्न भिन्न मत दिए हैं। तो देखिए, इस संबंध में कुछ के विचार यहाँ पर दिए गए हैं। इस संबंध में कुछ के विचारक इसे शूद्र, मतलब इस संबंध में मतलब गुप्तों की उत्पत्ति के संबंध में कुछ विचारक इसे शूद्र अथवा निम्न जाति से उत्पन्न मानते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि उसकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है, ठीक है। अब देखिए, काशी प्रसाद एक जायसवाल है, उसके अनुसार जो है गुप्तों की उत्पत्ति शूद्र अथवा निम्न जाति से हुई है, ठीक है। तो इसके उत्पत्ति के बारे में जो है वैश्य मत है, ब्राह्मण मत है, शूद्र मत भी है। तो विभिन्न चारों वर्ण की मत है। देखिए, यहाँ पर आरसी मजूमदार कह रहे हैं कि गुप्तों की उत्पत्ति क्षत्रिय से हुई है, तो क्षत्रिय मत भी है। तो चारों मत है गुप्तों की उत्पत्ति के संबंध में। तो सीधी सी बात आपको ये जानना है कि गुप्तों की उत्पत्ति के बारे में जो है विचारकों, जो इतिहासकार हैं, उसके बीच मतभेद है। आपको अगर ज़्यादा कुछ याद रखना है तो ये काशी प्रसाद जायसवाल को याद रख सकते हैं। ये जो है गुप्तों की उत्पत्ति के संबंध में इसको शूद्र अथवा निम्न जाति माना है, जबकि आरसी मजूमदार आप जानते होंगे, ये भी इतिहासकार रहे हैं, तो ये क्षत्रिय से इसकी उत्पत्ति माने हैं। अब देखिए, एसके अयंगर है, ये कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति वैश्य से हुई है, ठीक है। तो थोड़ा डिटेल जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं जाएंगे, ये आपको काफ़ी सहायता ही देने वाला है।
गुप्त राजवंश के बारे में जानकारी साहित्यिक तथा पुरातात्विक दोनों स्रोत से प्राप्त होती है। साहित्यिक मतलब इस समय जो है बहुत सारे साहित्य लिखे गए। आप जितने सारे भी प्राचीन इतिहास में साहित्य देखते हैं अधिकांशतः इसी समय मतलब गुप्त राजवंश गुप्त काल के दौरान ही अधिकतर साहित्य लिखे गए हैं, ठीक है। और पुरातत्विक मतलब होता है कि बहुत सारे अभिलेख भी मिले हैं इस समय। तो इसके अतिरिक्त गुप्तों की जानकारी जो है विदेशी विवरण से भी प्राप्त होते हैं। विदेशी विवरण इस समय जानते हैं कि फाहियान वगैरह जो आया था। फिर देखिए अब साहित्य में विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त लिखा है, ठीक है। कालिदास का अभिज्ञान संकुतलम बौद्ध ग्रंथ एक है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प पुराण भी है। आदि ग्रंथ जो है महत्वपूर्ण है। मतलब साहित्य में जो मुख्य ग्रंथ है ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है गुप्तों के बारे में अध्ययन के लिए, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे हैं, उसको हम एक नज़र में एक बार में देखेंगे, लेकिन अभी हम गुप्त शासकों को देखेंगे। पुरातात्विक स्रोतों में महरौली स्तंभ लेख, प्रयाग प्रशस्ति, कुमार गुप्त का बिलसड़ अभिलेख, स्कंद गुप्त का भीतरी अभिलेख आदि महत्वपूर्ण है। बहुत सारे अभिलेख हैं, लेकिन इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं। एग्जाम्पल्स इसलिए दिए गए हैं कि हमने अभी तुरंत कहा था कि इसके अध्ययन के स्रोत पुरातात्विक स्रोत भी है, साहित्यिक भी है और विदेशी विवरण भी है। तो उसका एक झलक दे रहे हैं कि पुरातात्विक स्रोतों में ये सब मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा। बाकी और भी अभिलेख हैं, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। विदेशी विवरण में फाहियान, इत्सिंग, ह्वेनसांग आदि का विवरण भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो ह्वेनसांग हालांकि हर्षवर्धन के समय आए, लेकिन इसने भी गुप्तों के बारे में लिखा है, ठीक है। फाहियान तो जानते ही होंगे, द्वितीय समय आए, चंद्रगुप्त द्वितीय समय। तो ये तो 678 ईडी में आए थे। तो ये सब भी कुछ न कुछ लिखा। तो ये विदेशी विवरण के एग्जाम्पल हुए। ह्वेनसांग के विवरण से देखिए क्या हमें पता होता है। ह्वेनसांग के विवरण से यह प्राप्त होता है कि नालंदा महाविहार की स्थापना कुमार गुप्त ने कराई थी। तो ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि नालंदा महाविहार या विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी। तो इसको कुमार गुप्त रखिएगा। हालांकि हम जब कुमार गुप्त के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करेंगे। गुप्त राजवंश के समय गणतंत्रात्मक राज व्यवस्था का ह्रास हुआ तथा राजतंत्रात्मक व्यवस्था को बढ़ावा मिला। कहने का मतलब है कि इस समय जो है, इस समय गुप्त वंश के समय जो है राजतंत्रात्मक व्यवस्था को या वंशानुगत जो होता है राजा के बेटा ही राजा बनेगा, तो इस प्रकार की व्यवस्था का बढ़ावा मिला। लेकिन गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था था उसका नुकसान हुआ, ठीक है। फिर देखिए गुप्त प्रशासन किस व्यवस्था पर आधारित था। तो इस तरह पर क्वेश्चन आएगा तो गुप्त प्रशासन के बोले कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था का जो बढ़ावा मिला, इसका मतलब यही है कि इसका जो है व्यवस्था राजतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित था, ठीक है। राजतंत्रात्मक प्रणाली गुप्त प्रशासन इस पर आधारित था। राजपद देखिए क्या था, राजपद मतलब राज सिंहासन वंशानुगत था। राजा अपने बड़े पुत्र को ही युवराज घोषित करते थे। तो ये इंट्रो है, ठीक है, गुप्त साम्राज्य का इंट्रो है। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। हम जब पढ़ते हैं तो थोड़ा अच्छा से पढ़ते हैं। देवत्व का सिद्धांत गुप्तकालीन शासनों में प्रचलित थे। तो देवत्व का सिद्धांत कि ये जानिए कि गुप्तकालीन शासकों में प्रचलित है। ये जानते हैं कि इसका जो राजकीय चिन्ह था गरुड़ था, उसके बारे में हम तब पढ़ेंगे जब प्रशासन पढ़ेंगे। इसका जो राजकीय धर्म था वैष्णव था गुप्तों का, तो वो सब अलग लेक्चर में होता है, ठीक है। अभी जो लेक्चर चल रहा है ये इंट्रो का लेक्चर चल रहा है, शासकों का लेक्चर चल रहा है, ठीक है। तो हम क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो बंगाल, अब देखिए उत्कर्ष के समय मतलब जब ये गुप्त साम्राज्य चरम सीमा पर था, उत्कर्ष के समय में था, तो यह उत्तर में हिमालय तक और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक एवं पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैला हुआ था, ठीक है। तो इसका चौहद्दी देख लीजिए, उत्तर में हिमालय तक, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक और पूर्व में बंगाल खाड़ी तक और पश्चिम में सौराष्ट्र तक। फिर प्रारंभिक गुप्त शासक, देखिए प्रारंभिक जो गुप्त शासक थे श्रीगुप्त और उसका बेटा घटोत्कच, ये सब पहले
कुषाणों की सेना में सामंत हुआ करते थे। तो वही कहा है कि प्रारंभिक गुप्त शासक, इसका प्रमाण भी मिला है क्योंकि इसने उत्तराधिकारी जो है ना भागवत वगैरह रखा था। तो भागवत जो है इस तरह का उत्तराधिकारी, इस तरह का उपाधि जो है ना रखता था। कुषाण भी ही रखते थे। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। प्रारंभिक गुप्त शासक कुषाण के सामंत थे, तो ये दिमाग में रखना है। कुषाणों के पतन के समय उत्तर भारत में जब कुषाणों का पतन हुआ, देखिए अब कैसे इसका उत्पत्ति होता है। कुषाणों के पतन के समय जानते हैं कि भारत में पल्लव, कुषाण, शक वगैरह आए थे। तो कुषाण काफ़ी लंबा चौड़ा जो है थोड़ा सा अपना साम्राज्य बनाया था। तो जब ये पतन हो गया, पतन हो रहा था इसका, तो उस समय उत्तर भारत में जो है वो राज व्यवस्था उत्पन्न हुई। और वो राज व्यवस्था मतलब तो आप समझते ही होंगे, इसे समझाना नहीं पड़ेगा, ठीक है, उत्पन्न हो गई, जिससे कई प्रांतीय सामंत राजा स्वतंत्र हो गए। प्रांतीय सामंत राजा का मतलब ये हुआ कि कोई एक राजा है केंद्र में, उसने अपना कोई क्षेत्र का राजा किसी और को बना दिया है। तो ये मुख्य राजा है, ठीक है, और इसको यहाँ का गवर्नर वगैरह चाहे राजा वगैरह घोषित करके इसको, ये इसके अंडर में काम करता है। ये जो है मुख्य राजा के अंडर में काम करता है। तो ये प्रांत का जो है सामंत राजा कहलाया, ठीक है। इसको इसी तरह का कहा जाएगा, प्रांत का ये सामंतीय राजा हुआ। तो जब मुख्य राजा अर्थात कुषाण के जो मुख्य शासक थे उसका पतन होने लगा, तो ये क्या किया, जो प्रांतीय सामंतीय राजा थे वो सब स्वतंत्र हो गए, ठीक है। और ये सब पतन का कारण बाद में गुप्त का भी बनता है। गुप्त काल का जो पतन होता है उसमें भी इसी तरह का जो होता है, प्रांतीय जितने भी सामंत राजा थे वो सब अपना अपना स्वतंत्र हो जाते हैं। तो क्या कह रहा है यही कि जिससे कई प्रांतीय सामंत राजा जो है ना स्वतंत्र हो गए। उनमें से एक श्रीगुप्त था जो कुषाणों के अधीन था, ठीक है। तो यहाँ समझ गए, श्रीगुप्त जो था वो कुषाणों के अधीन था। उसने एक नए वंश गुप्त वंश की नींव रखी, ऐसा कई शिलालेखों में प्रमाण मिलता है, ठीक है। तो आप जान गए गुप्त शासक के किसने स्थापना किया, तो गुप्त शासक श्रीगुप्त हो गया। ये इसका जो है 280 ईस्वी के क्यों कहा जाता है कि गुप्त काल का जो है उदय 3री सदी के लगभग अंत में हुआ। तो श्रीगुप्त पहले स्वतंत्र शासक नहीं थे, वो कुषाणों के सामंत ही थे। लेकिन इसने जब कुषाणों का पतन होने लगा तो इसने एक स्वतंत्र अपना स्थापित कर दिया। लेकिन उस समय श्रीगुप्त के समय उतना जो है गुप्त साम्राज्य मजबूत नहीं था। तो श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी का शासन का टेन्योर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 240 ईस्वी में श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की नींव रखी। क्योंकि श्रीगुप्त और उसके उत्तराधिकारी घटोत्कच ने, देखिए, महाराज की उपाधि, वहाँ पर भागवत हमसे गलती से बोला गया, लेकिन यहाँ जो है महाराज की उपाधि धारण किया था। तो चूंकि श्रीगुप्त और उसके उत्तराधिकारी घटोत्कच ने क्या किया था, महाराज की उपाधि धारण किया था, इसलिए इन दोनों को स्वतंत्र शासक नहीं माना जाता है। इसके द्वारा धारण की गई उपाधि महाराज सामंतों द्वारा धारण की जाती थी, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वह किसी शासक के अधीन था, ना कि स्वतंत्र। तो आपको यही कहना हम चाह रहे थे कि ये जो थे महाराज की उपाधि धारण करते थे, इसके पुत्र घटोत्कच और श्रीगुप्त दोनों। तो इस समय तक जो है इसका शासन उतना मजबूत नहीं था, ठीक है, क्योंकि ये महाराज की उपाधि धारण करते थे। और यह महाराज की उपाधि यह प्रमाणित करता था कि वह जो है किसी शासक के अधीन था, ना कि स्वतंत्र, क्योंकि इस तरह की उपाधि स्वतंत्र शासक नहीं रखते थे। देखिए, ठीक है, इसके द्वारा धारण की गई उपाधि महाराज सामंतों द्वारा धारण की जाती थी। तो ये अवधारणा थी उस समय, ठीक है। तो ये सब आपको काफ़ी हेल्प करे हैं। प्रभावती गुप्त के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद है कि देखिए, प्रभावती के गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त को गुप्त वंश का आदि राज कहा गया है। तो ये आपको दिमाग में रखना है श्रीगुप्त से संबंधित कि ताम्रपत्र जो अभिलेख है
प्रभावती गुप्त का, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री होती है, ठीक है। तो ये आप देख लिए। जबकि प्रभावती गुप्त के सिद्धपुर एवं पूरा ताम्रपत्र अभिलेख में घटोत्कच को गुप्त सम्राट का पहला राजा बताया गया है। तो इस तरह का जो है मतलब कि हमें अभिलेखों में देखने के लिए मिलता है। तो हमको इसी तरह से याद रखना है कि प्रभावती गुप्त के जो पूना ताम्रपत्र अभिलेख है उसमें श्री गुप्त को गुप्त वंश का आदि राज कहा गया है। वहीं प्रभावती के गुप्त के सिद्धपुर और पूरा ताम्रपत्र अभिलेख में घटोत्कच को गुप्त सम्राट का पहला राजा बताया गया है। तो इस तरह से रखना है। प्रभावती गुप्त के बारे में हम जानेंगे। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। इसकी माँ की नाम कुबेर नागा था। उससे जो है उसका जो मतलब बाप था ये चंद्रगुप्त द्वितीय, कुबेर नागा नाम की महिला से विवाह किया था। उससे इसकी पुत्री प्राप्त हुई प्रभावती गुप्त। देखिए घटोत्कच गुप्त, तो घटोत्कच गुप्त 280 से इसका शासन टेन्योर 319 ईस्वी है। घटोत्कच ने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। तो इसके बारे में तो पहले ही बता दिए कि श्रीगुप्त और महाराज दोनों, ये घटोत्कच दोनों जो है महाराज की उपाधि धारण किया था। इसकी जो है विवाह मधुमती एक क्षत्रिय कन्या से हुआ था। इसका पुत्र, देखिए इसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का महान सम्राट हुआ। अर्थात जो है गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक है इसी को माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को। इसलिए माना जाता है कि इस समय जो है गुप्त साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ था। लिच्छवियों ने घटोत्कच को शरण दिया। आप जानते हैं कि लिच्छवी वैशाली साम्राज्य के अंतर्गत आता था। पहला गणतंत्र लिच्छवी को माना जाता है। तो लिच्छवियों ने घटोत्कच को शरण दिया। लिच्छवियों की पुत्रियों से बाद में विवाह भी होता है कुमारगुप्त का, चंद्रगुप्त प्रथम का। देखिए यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसका शासन का टेन्योर 319 से 335 ईस्वी है। बाकी इसके बारे में मेन पॉइंट याद रखना है, ठीक है। शासन टेन्योर और पूछा नहीं जाता है, फिर भी 319 ईस्वी आपको याद हर हाल में रखना है क्योंकि इस समय एक संवत स्टार्ट होता है। तो यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। यह प्रथम शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। यह उपाधि यह प्रमाणित करता है कि चंद्रगुप्त प्रथम के समय गुप्त साम्राज्य की शक्ति बहुत बढ़ गई थी, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि इसके समय गुप्त साम्राज्य का जो है विस्तार हुआ, इसलिए इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। और ये महाराजाधिराज उपाधि जो है स्वतंत्र शासक की ओर इशारा करता था। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्य आरोहण सन 319 ईस्वी में हुआ। गुप्त वंश के पहले 2 राजा महाराज की उपाधि धारण किया था। प्राचीन समय में महाराज की उपाधि अधीनस्थ सामंत राजाओं के लिए हुआ करता था। तो ये क्या किया, ये किया महाराजाधिराज की उपाधि। और यहाँ कहा रहा है ना कि प्राचीन समय में महाराज की उपाधि जो है अधीनस्थ सामंत राजाओं के लिए हुआ करता था। लेकिन महाराजाधिराज की उपाधि केवल ऐसे ही राजा द्वारा प्रयोग किया जाता था जो पूर्णतः स्वाधीन एवं शक्तिशाली हो। तो मैंने बताया था अभी कि महाराजाधिराज की उपाधि जो है स्वतंत्र शासक की ओर इशारा करता था। अर्थात इनके बाप और दादा की तरह ये किसी शासक के अधीन काम नहीं करते थे। ये स्वतंत्र शासक थे, पूर्णतः स्वतंत्र। चंद्रगुप्त प्रथम ने पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया। एक बात बता देते हैं कि गुप्त साम्राज्य की जो पुराना राजधानी था वो अयोध्या था। बाद में जो है फिर इसका राजधानी अयोध्या ही होता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर एग्जाम में आए कि गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी तो पाटलिपुत्र ही आपको देना है। लेकिन अगर जब पूछा जाए कि किसने गुप्त साम्राज्य की राजधानी को अयोध्या लाया था तो उसमें स्कंदगुप्त आप लगाएंगे, ठीक है। हालांकि कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त दोनों का नाम आता है, लेकिन आपको ऑप्शन में स्कंदगुप्त ही मिलेगा देखने को, तो स्कंदगुप्त ही मारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लिए चंद्रगुप्त प्रथम ने पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया। मगध तथा उत्तर प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लेने के कारण चंद्रगुप्त प्रथम के समय
गुप्त साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ। तो बोले थे इस समय इसके जो है विस्तार होता है। इन्हीं विजयों एवं राज विस्तार की स्मृति में चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा संवत चलाया? गुप्त संवत। तो ये आप दिमाग में रखेंगे, 319 320 ईस्वी आता है गुप्त संवत के बारे में। तो जो भी ऑप्शन में रहे आप उसे मारेंगे। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने है क्या चलाया था? गुप्त संवत। ठीक है। अब कुषाण काल के पश्चात आपको कभी कभी कन्फ्यूजन होता होगा विक्रम संवत वगैरह के बारे में, तो उसको आज हम पूरी तरह से क्लियर करने वाले हैं। आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि विक्रम संवत किसने चलाया। कुषाण काल के पश्चात इस प्रदेश में सबसे प्रबल भारतीय शक्ति लिच्छवियों का ही था। कहने का मतलब है जब कुषाण काल पतन की ओर था तो उस समय उस प्रदेश में सबसे प्रबल भारतीय शक्ति लिच्छवियों का ही था। इसलिए इनका सहयोग पाए बिना चंद्रगुप्त के लिए राज विस्तार करना संभव नहीं था। चंद्रगुप्त प्रथम के लिए राज विस्तार करना संभव नहीं था। मगध के उत्तर में लिच्छवियों का जो शक्तिशाली साम्राज्य था, मगध के उत्तर कहने का मतलब जान ये रहे हैं कि मगध के उत्तर में क्या है? वैशाली, हाजीपुर और वगैरह है। तो मगध के उत्तर में लिच्छवियों का जो शक्तिशाली साम्राज्य था, चंद्रगुप्त ने उसके साथ मैत्री एवं सहयोग का संबंध स्थापित किया। तो ये क्या करते हैं? लिच्छवियों की बेटी से शादी करते हैं, उसका नाम जो है कुमार देवी होता है। देखिए इस सहयोग एवं मैत्री भाव का संबंध को स्थिर करने के लिए चंद्रगुप्त ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था तथा अन्य रानियों के पुत्र होने के बावजूद भी, मतलब चंद्रगुप्त प्रथम जो था इसकी अन्य रानियां भी थी, मतलब इसने अन्य शादी भी कर रखी थी, लेकिन इसने लिच्छवी की राजकुमारी से भी शादी किया जिसका नाम कुमार देवी था। और इतने रानी होने के बावजूद भी इसका जो पुत्र था समुद्रगुप्त कुमार देवी का, उसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तो समुद्रगुप्त इसी का बेटी थी, मतलब बेटा था। साथ ही समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा गया। लिच्छवी दौहित्र कहा गया मतलब लिच्छवी का जो है दौहित्र मतलब कुछ होता होगा, उतना संस्कृत नहीं पता है। हालांकि दौहित्र मतलब लिच्छवी राजकुमार एक तरह कह सकते हैं। तो साथ ही समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र भी कहा गया। तो लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, आप दिमाग में रखेंगे। ओके। समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद चंद्रगुप्त प्रथम क्या किया, मतलब ये अपने शासन काल में ही समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी घोषित कर देता है और 335 ईस्वी इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो है चंद्रगुप्त प्रथम जो है समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी घोषित कर दिए। ठीक है, और उसके बाद क्या किया कि चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास ले लिया। किससे संन्यास लिया? जैसे राजनीति से आदमी संन्यास लेता है उसी तरह से ये जो शहंशाह थे उससे संन्यास ले लिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास ग्रहण करके अपना जीवन यापन कहीं जंगल उंगल में गया होगा। 335 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ज़्यादा विशेष जानकारी इसके बारे में नहीं है, इतना है, बस इतना ही जानिए कि इसने अपने शासन काल में ही अपने पुत्र समुद्रगुप्त को क्या घोषित कर दिया? राजकुमार। कुमार देवी के साथ विवाह का प्रथम ने वैशाली राज प्राप्त किया, मतलब कुमार देवी से विवाह करके उसने वैशाली राज को प्राप्त किया। ठीक है, यह चंद्रगुप्त प्रथम होगा, जो खाली प्रथम लिखाया है। देखिए घबराइए नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत शिक्कत वाली बात नहीं है। नोट्स है, नोट्स से पढ़िए और उसको समझिए, देखिए और हमसे जुड़े रहिए। हम गलत चीज़ आपको नहीं देंगे। गुप्त संवत और शक संवत में 241 वर्ष का अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो गुप्त संवत और शक संवत में कितना वर्ष का अंतर है? 241 वर्ष का अंतर। ओके, चंद्रगुप्त सर्वप्रथम ने सोने का सिक्के चलवाया। तो आप जानते ही होंगे कि सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाया था। चंद्रगुप्त प्रथम कहने मतलब गुप्त साम्राज्यों ने चलवाया था, लेकिन सबसे पहले जो है गुप्त जो शासक थे उनमें सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने के सिक्के सर्वप्रथम चलवाया। हालांकि कुषाणों ने सबसे अत्यधिक शुद्ध सिक्के चलवाए थे। ठीक है, सोने के इस तरह का क्वेश्चन बनता है। और जो हिंद यूनानी थे वो सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलवाए थे, लेकिन गुप्त शासकों में सबसे प्रथम
जो सोने के सिक्के चलवाए थे चंद्रगुप्त प्रथम चलवाए थे। गुप्त साम्राज्य की सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलवाए थे। ये तो बोल ही रहे। स्वर्ण सिक्के के प्रकारों में चंद्रगुप्त, देखिए अब स्वर्ण सिक्के जो जारी किए गए थे उसके प्रकार थे, उसका नाम थे। तो उसका नाम में इस प्रकार के नाम दिए गए हैं, इतिहासकारों दिया। चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार, ये सिक्का का प्रकार है, ठीक है। इसमें ये मत समझिएगा ये कैसा शब्द है। तो स्वर्ण सिक्के के प्रकारों में चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार, राजा रानी प्रकार, लिच्छवी प्रकार एवं विवाह प्रकार प्रमुख है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या इसकी खासियत है इस सिक्के की। हालांकि इसका सिक्का को उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, समुद्रगुप्त जो सिक्के जारी किए थे उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सब दिमाग कहने, अगर चंद्रगुप्त कुमार देवी का प्रकार का सिक्का लिखा है तो इसका मतलब ये समझिए कि एक तरफ चंद्रगुप्त का फोटो है, दूसरी तरफ कुमार देवी का फोटो है। विवाह प्रकार का मतलब क्या है कि चंद्रगुप्त और कुमार देवी का जो विवाह हुआ उसका जो है उसमें फोटो होगा, ठीक है। लिच्छवी प्रकार का मतलब हुआ लिच्छवी का वहाँ पर जो है झलक होगा। यही मतलब कहने का मतलब हुआ स्वर्ण सिक्के के प्रकारों में, ठीक है। इसका अर्थ यही होता है। बाकी आगे देखेंगे, जब समुद्रगुप्त के सिक्के देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इसका मतलब सेम टू सेम है। कुमार देवी, कुमार देवी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। कुमार देवी संसार की ऐसी प्रथम महिला थी जिसके नाम से सिक्के चलवाए गए थे। देखो बोला ना, तो कुमार देवी जो है यही इतिहास है, यही चीज़ है, इसीलिए उसका नाम इस तरह का इतिहास कर रखा है। इतिहासकार कोई विदेश या आसमान से प्रकट नहीं हुए जो मतलब कि सब कुछ जान जाएगा। वो जिस तरह का देखा उस तरह का सिक्के का नाम रख दिया। तो कुमार देवी संसार की ऐसी प्रथम महिला थी जिसके नाम से सिक्के चलवाए गए थे। सारनाथ में धर्म चक्र, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सारनाथ में धर्म चक्र जीर्ण विहार का निर्माण कुमार देवी ने ही करवाया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सारनाथ में धर्म चक्र जीर्ण का निर्माण किसने किया था, तो कुमार देवी ने कराया था। कुमार देवी कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम की क्या थी, पत्नी थी। फिर यह गुप्त काल की सबसे प्रसिद्ध स्त्री शासिका थी। अब देखिए इसका पुत्र आता है समुद्रगुप्त, इसका ये सबसे टेन्योर है। देखिए इसने अनेक उपाधि धारण की थी। तो उपाधि में सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है परम भागवत और अश्वमेध कर्ता, ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाकी विक्रमांक और अश्वमेध परक्रमांक ये दोनों भी काफ़ी इम्पोर्टेंट उपाधि है। लेकिन हालांकि अश्वमेध कर्ता आप जरूर याद रखिए, परम भागवत जरूर याद रखिए। परम भागवत आगे के भी शासक जो है धारण करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो गुप्त शासकों में परम भागवत की उपाधि धारण करते हैं वो समुद्रगुप्त है। महाराजा धीराज की जो उपाधि धारण करते हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम है, ठीक है। तो इसे कविराज भी कहा जाता है। यह विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। संगीत प्रेमी क्यों का था, तो सिक्के पर इसको बीना बजाते हुए देखने के कारण जो है इसको क्या बोला गया, संगीत प्रेम। तो जो जिस पर ये बीना बजा रहे होंगे उसके कारण इसको क्या कहा गया कि ये संगीत प्रेमी था समुद्रगुप्त। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला ये जो है प्रथम शासक समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जो था हरिसेन था, ठीक है। यह शांति एवं युद्ध का मंत्री भी था। तो ये जो संधि विग्रह जो भी था उसका काम था शांति एवं युद्ध का मंत्री, उसी को कहा जाता था। तो हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के समय था। उसी प्रकार इसके बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय जो होता है उसके समय वीरसेन था। तो वीरसेन उस समय जो है शांति एवं युद्ध का मंत्री होता था, ठीक है। तो यहाँ पर देखा आपने कि समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था हरिसेन था और शांति एवं युद्ध का मंत्री भी था। इसे संधि विग्रह भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त को समरसतः का मतलब होता है 100 युद्धों का विजेता भी कहा गया है। जानते हैं इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। B.A. स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन कहा, B.A. स्मिथ। समुद्रगुप्त ने दक्षिणा पद अर्थात दक्षिण भारत के 12 राजाओं को परास्त करके धर्म विजय का कार्य किया। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों को हराया था। तो जानते हैं भारत को आर्यावर्त भी कहा जाता है। तो भारत को बहुत नाम से जाना जाता है। भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, इसलिए कि लिच्छवी जो है ना विश्व में प्रथम जो है गणतंत्र था, ठीक है। हालांकि
अभी वर्तमान परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो भारत में लोकतंत्र का ह्रास लगातार होता जा रहा है। यहाँ पर सरकारें तानाशाह होती जा रही है। प्लस जो है आप देख सकते हैं कि कोई भी जो है लोकतंत्र सूचकांक जो स्वीडिश संस्था है VDM की रिपोर्ट आती है जो सर्वमान्य संस्था है, उसमें लगातार भारत का रैंक गिरता जा रहा है। 2014 में जो लोकतंत्र वैश्विक ग्लोबल सूचकांक है उसमें 27वां स्थान था, अभी वर्तमान में 2022 की रिपोर्ट में 53वां स्थान है। समझिए कि लोकतंत्र का जो ह्रास हुआ है दुगना दर से हुआ है। उसी तरह से VDM की जो रिपोर्ट है पिछला साल 93वां स्थान था और इस बार जो है इसमें 2023 में इसका स्थान लोकतंत्र जो VDM की स्वीडिश संस्था है उसमें 108वां पाया गया। तो VDM की जो रिपोर्ट होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, उसमें बड़े बड़े विद्वान बैठते हैं, सभी देश के लोकतंत्रविद बैठते हैं, तो वो काफ़ी सराहनीय। तो भारत के लोकतंत्र में काफ़ी ह्रास हो रहा है। तो इस बात को हमारे युवा को समझने की ज़रूरत है कि हम लोकतंत्र को बरकरार, हमारी लोकतंत्र बरकरार रहे, इस पर सरकार से सवाल भी होना चाहिए। आज की मीडिया भी गुलाम हो गई है जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो ये सब समझने की ज़रूरत है। इस सब को हम लोग नहीं देखेंगे तो भविष्य हम लोग जो है कल का है, तो इसको हम लोग को समझना चाहिए। हमारे लोकतंत्र पर आँच नहीं आना चाहिए, संविधान पर आँच नहीं होना चाहिए, इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। समुद्रगुप्त के देख लिए ये हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। तो ये जानते ही होंगे, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया है। इसमें समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख है। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभलेख से जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने विजय उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ कराए। तो स्कंदगुप्त जो है अपना भीतरी स्तंभलेख में यह वर्णन करता है कि समुद्रगुप्त जब विजयी हुआ तो उस विजय उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ कराए। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। ठीक है। एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम, देखिए एरन अभिलेख जो भानुगुप्त का एरन अभिलेख कहलाता है उसमें भी समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्त देवी था, जो इसकी पटरानी थी। दत्त देवी इसकी क्या थी? पत्नी थी। पटरानी का मतलब आगे आपको समझ में आ जाएगा। समुद्रगुप्त की अनेक रानियां थी लेकिन पटरानी का पद केवल एक ही होता था, समझ गए। तो समुद्रगुप्त की भी अनेक रानियां थे, ये सब का भी जिंदगी गजब था, अनेक रानी थी। तो और वो पटरानी भी थी। तो पटरानी का पद केवल एक होता था और वो पद जो है दत्त देवी का मिला था। और दत्त देवी का उल्लेख कहाँ है? तो एरन अभिलेख में। एरन अभिलेख किससे संबंधित है? भानुगुप्त से। ठीक है। और समुद्रगुप्त के पत्नी का नाम दत्त देवी था। तो इसी का पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। और यही उत्तराधिकारी होता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय दत्ता देवी के ही पुत्र थे। समुद्रगुप्त के समकालीन श्रीलंका, देखिए इसमें हम और बहुत सारा फैक्ट ऐड कर सकते थे लेकिन वो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हमने ऐड किया है। समुद्रगुप्त के समकालीन श्रीलंकन शासक मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से गया में बौद्ध विहार बनने की अनुमति प्राप्त की। तो ये जानते हैं समुद्रगुप्त के काल में ही श्रीलंका के एक शासक थे मेघवर्मन, इसने समुद्रगुप्त से गया में एक बौद्ध विहार, बहुत सारा पहले जानते हैं कि बौद्ध भिक्षु था, उसको रहने के लिए जो है इसने समुद्रगुप्त से अनुमति मांगा कि हम गया में एक बौद्ध विहार बनाना चाहते हैं, तो इसको अनुमति भी मिल गया था। प्रयाग प्रशस्ति, इस क्वेश्चन भी पूछा जाता था उससे संबंधित। ठीक है। तो आप दिमाग में रखेंगे। प्रयाग प्रशस्ति चंपू शैली में लिखा गया है, पद गद्य है, लिखा गया प्रथम रचना है। प्रयाग प्रशस्ति चंपू शैली में लिखी गई प्रथम रचना है जिसकी भाषा संस्कृत है एवं लिपि क्या है? ब्राह्मी है और शैली चंपू है। तो इस तरह का नॉलेज दिमाग में रखें। उत्तरापथ के जीते गए राज्यों में मथुरा भी था। उत्तरापथ के जीते गए राज्यों में मथुरा भी था। समुद्रगुप्त ने मथुरा राज्य को अपने साम्राज्य में शामिल किया। समुद्रगुप्त बहुत जीत लिया था, पूरा भारत पर राज किया था। समुद्रगुप्त के समय गुप्त हालांकि तमिलनाडु से आगे नहीं बढ़ा सका, लेकिन तमिलनाडु भी भारत का एक तरह का अंत है, तो तमिलनाडु तक भी पहुंचना बहुत बड़ा बात था। समुद्रगुप्त के समय में गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो यहाँ भी इसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। दक्षिणावर्त की विजय को धर्म विजय की नीति कहा जाता है, ये दिमाग में रखेंगे। दक्षिणावर्त के मतलब 12 जो
दक्षिण राजाओं को हराया था, बारह राज्यों को जो जीता था, तो उसे दक्षिणावर्त की विजय को धर्म विजय की नीति कहा जाता है, ये दिमाग में रखेंगे। समुद्रगुप्त ने दक्षिणावर्त की विजय की एवं दक्षिणा भारत के 12 राज्यों को जीता। इसके प्रति उसने ग्रह मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई। इसको क्या कहा जाता है? इसका अर्थ ये हुआ कि इन राज्यों को जीतकर उनके राज वापस लौटा दिए गए। मतलब कहने का मतलब है कि अपना बल दिखाया कि हम इसको जीत सकते नहीं, जीत लिया, उसके बाद लौटा दिया। तो ये जो नीति था इसको क्या कहा गया? ग्रह मोक्ष अनुग्रह नीति। ठीक है। जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो घबराए नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लंबा वीडियो होता है। शॉर्टकट का ज़माना नहीं है भाई, देखना है देखो वीडियो, नहीं तो निकलो, कोई दिक्कत नहीं है। समुद्रगुप्त की इस नीति का इतिहासकार एच.सी. रायचौधरी ने धर्म विजय की संज्ञा दी। तो समुद्रगुप्त की इस नीति को इतिहासकार एच.सी. रायचौधरी ने क्या बोला? धर्म विजय की संज्ञा, मतलब धर्म विजय की नीति। समुद्रगुप्त ने 8 आटविक, कहीं कहीं आपको ये आटविक खाटविक भी, मतलब ओ की जगह ख दिखाएगा, देखे तो खाटविक हो जाएगा। ये बर्बर जातियाँ थी, ठीक है। तो इसका प्रयोग जो है ना सेना में युद्ध के लिए करता था। तो समुद्रगुप्त की क्या किया कि 8 आटविक राज्यों की विजय की और उनको अपना सेवक बनाया। आटविक सेनाएं या खाटविक सेनाएं, इसको बर्बर जातियाँ बोला जाता था, युद्ध के लिए बहुत उपयोगी होती थी। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार आटविक राजाओं के प्रति समुद्रगुप्त ने प्राचीन मौर्य नीति का प्रयोग किया। ठीक है। समुद्रगुप्त के काल में निम्न विदेशी शासक मौजूद थे। कहने का मतलब समुद्रगुप्त के समय में जो विदेशी शासक थे वो कौन कौन थे? तो शक थे, कुषाण थे। शक में कौन थे? तो उस समय जो है ये पश्चिम भारत में निवास करते थे। इस समय शक शासक रुद्र सिंह तृतीय था, इसको भी हराता है ये। कुषाण भी थे, तो पश्चिमोत्तर भारत में निवास करते थे। देखिए यहाँ देखना है कि कन्ने निवास करते थे उस समय, तो ये पश्चिम भारत में निवास करते थे शक, ठीक है। जबकि कुषाण पश्चिमोत्तर भारत में निवास करते थे। इस समय कुषाण शासक जो है केदार था, इसका नाम क्या था? केदार था। मतलब कुषाण शासक जो समय था केदार था, केदार नाम था। हालांकि प्रारंभिक गुप्त शासकों कुषाणों की सेना में ही सामंत थे। तो ये बात तो हम पढ़े हैं पहले, लेकिन समुद्रगुप्त के समय की बात है, तो इसमें उस समय जो है कुषाण ये सबको हराता है ये। अब देखिए सिंहल का मतलब श्रीलंका से हुआ। यह श्रीलंका का क्षेत्र था। इस समय वहाँ का शासक मेघवर्मन था, जिसने समुद्रगुप्त के समय बोध गया में एक बौद्ध विहार का निर्माण कराया। यह बौद्ध विहार वर्तमान में महाबोधि संघाराम कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त के समय भारतीय इतिहास में दिग्विजय नामक विजय अभियान भी प्रसिद्ध है। तो हमने क्या क्या देखा? आटविक विजय देखा और दक्षिण विजय देखा, आर्यावर्त विजय देखा। अब एक दिग्विजय अभियान भी है, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो समस्त भारत पर एकाधिकार कायम कर उसने दिग्विजय की। तो मतलब जब पूरा भारतवर्ष पर इसने एकाधिकार मतलब कि अपने अधिकार में अकेले कर लिया, तो इस मतलब उपलब्धि को दिग्विजय कहा जाता है। ठीक है, तो इसी को दिग्विजय, देखिए समुद्रगुप्त का समय भारतीय इतिहास में दिग्विजय नामक विजय अभियान के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको क्यों कहा गया दिग्विजय? समस्त भारतवर्ष पर एकाधिकार कायम कर उसने दिग्विजय की। समुद्रगुप्त की यह विजय गाथा इतिहासकार में प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानी जाती है। मतलब ये जो दिग्विजय किया वो सारा चीज़ जो है प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है। जो इसके समय दरबारी कवि था हरिसेन, उसने प्रयाग प्रशस्ति लिखा। समुद्रगुप्त ने अभिलेखों में, अच्छा समुद्रगुप्त को अभिलेखों में कविराज भी कहा जाता है जी। अब कविराज की पुष्टि भी हो जाती है, कैसे हो जाती है? तो बिना बादन के प्रकार के सिक्कों से होती है। तो देखो मैंने बोला था मतलब जिस प्रकार जो है सिक्के में उद्धत है, जैसे अगर बिना बजाते हुए दिखाया गया सिक्के में तो उसको बिना बादन प्रकार के सिक्के कह दिया गया है। तो उससे पुष्टि होता है कि जो है ये कविराज भी थे। अभिलेखों में इसका जो है वर्णन भी मिलता है कविराज का। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। जिसको बिना बजाते हुए दिखाया गया है समुद्रगुप्त के दरबार में। देखिए समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु कौन रहते थे? वसु बंधु।
तो ये दिमाग में रखना है कि समुद्रगुप्त में बौद्ध भिक्षु भी रहते थे जिसका नाम था वसुबंधु। कहीं पूछ सकता है, ठीक है, पूछे नहीं पूछे तो वाह वाह है, पूछ लिए तो याद रहेगा तो ठीक है, नहीं याद रहेगा तो आप समझिए। समुद्रगुप्त के सिक्के, समुद्रगुप्त ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए। अच्छा, इसने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए, लेकिन सबसे प्रथम किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो सिक्के निम्न प्रकार के हैं। कौन कौन से सिक्के? अश्वमेध प्रकार के हैं। अश्वमेध प्रकार में देखिए क्या है, इस प्रकार के सिक्कों में उसका जो चित्र है उसमें वह युद्ध की पोशाक पहने हुए है। कहे थे कि जब ये विजय किया था अभियान, तो उसके बाद विजय करने के बाद इसने विजय के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ करवाया था, ठीक है। तो इसमें क्या दिखाएगा कि विजय करते हुए चीज़ दिखाएगा, तो धनुष में उसी तरह का चीज़ दिखाया गया है। उसमें वह युद्ध की पोशाक पहने हुए है, उसमें बाएं हाथ में धनुष है और दाएं हाथ में बाण है। सिक्के के दूसरी तरफ लिखा है सम समर सत वितत विजयी जितारे लंदिस फंदिस, मान लीजिए। इसका अर्थ होता है कि सैकड़ों युद्ध के द्वारा विजय का प्रसार कर सब शत्रुओं को परास्त कर अब वह स्वर्ग को भी विजय करता है, ठीक है। तो अश्वमेध मतलब जब ये विजय किया, विजय के उपलक्ष्य में ये जो दिग्विजय किया, दिग्विजय के उपलक्ष्य में इसने अश्वमेध यज्ञ कराया और अश्वमेध प्रकार के सिक्के भी चलवा दिए, ठीक है। और उसमें ये वर्णन भी है, मिलता है, साक्ष्य है कि सैकड़ों युद्ध के द्वारा, उसमें संस्कृत में लिखे हुए मिलते होंगे, तो सैकड़ों युद्ध के द्वारा विजय का प्रसार कर, इसका अर्थ होता है सब शत्रुओं को परास्त कर वो स्वर्ग को विजय करता है। तो समुद्रगुप्त उस समय बहुत शक्तिशाली था, ठीक है। तो अश्वमेध प्रकार के सिक्के समझ गए। अब गरुड़ प्रकार के सिक्के हैं, तो गरुड़ प्रकार के भी समझ लीजिए, उसमें गरुड़ वगैरह का चिन्ह है। गरुड़ इसका जो है राजकीय चिन्ह था, ठीक है। जानबे करते हैं विष्णु भगवान का वाहन जो है गरुड़ ही होता है। तो गरुड़ प्रकार के सिक्के भी चलवाए। धनुधारी प्रकार के सिक्के चलवाए थे। इस प्रकार के सिक्कों में उसका जो चित्र है वह एक सिंह के साथ युद्ध कर उसको बाण से मारता है। तो देखिए इसमें बाण से मारता है, तो इसको धनुधारी बना दिया गया है, धनुधारी प्रकार का सिक्का बना दिया गया, तो वह एक सिंह को इसमें मारता है। फिर उसी प्रकार है परशुराम प्रकार के, इसमें वह परशु लिए खड़ा है। परशु का मतलब समझ रहे हैं ना, हल। तो ये परशु लिए उसमें खड़ा है, परशुराम प्रकार का सिक्का हो गया। इनके अतिरिक्त उसके बहुत से ऐसे सिक्के भी है जिनमें वह आसन पर आराम से बैठकर बिना बजाता हुआ प्रदर्शित किया गया है। इन सिक्कों पर समुद्रगुप्त का केवल नाम ही है, उसके संबंध में कोई उक्ति नहीं लिखी गई है। मतलब कि बैठकर बिना हुआ बजा प्रदर्शित किया है और समुद्र का नाम भी है, ठीक है, लेकिन उसके बारे में कुछ लिखा नहीं गया। लेकिन इससे अनुमान यह लगा लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं करता है कि इसमें यह संदेह नहीं है कि जहाँ समुद्रगुप्त वीर योद्धा तो था ही, वहाँ वह संगीत और कविता का भी प्रेमी था, ठीक है, इसलिए कविराज भी इसको कहा जाता है। गरुड़ एवं बिना प्रकार के सिक्के किसने चलाए? तो केवल मतलब गरुड़ एवं बिना प्रकार के जो सिक्का था वह केवल समुद्रगुप्त ने चलाए, ठीक है। शेष सिक्के अन्य शासकों ने भी चलाए। मतलब अन्य पर जो धनुधारी प्रकार के सिक्का है और अश्वमेध प्रकार के नहीं, धनुधारी प्रकार के सिक्का भी अन्य शासक चलाए थे। तो मुख्य रूप से अगर क्वेश्चन आते हैं कि किन किन सिक्कों ने चलाए थे, ऑप्शन में इस तरह का ऑप्शन रहेगा, परशुराम प्रकार, धनुधारी प्रकार, गरुड़ प्रकार, बिना प्रकार। तो उसमें से इनमें से जो नहीं दिखे आप वो मार सकते हैं, ठीक है। संपूर्ण इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सब मेंस में लिखने के लिए होता है, लेकिन फिर भी हम एक जब पढ़ते हैं तो थोड़ा सा समुद्रगुप्त को अच्छा से पढ़ने के बाद समुद्रगुप्त पर भी हमें गर्व महसूस होता है कि इतना शक्तिशाली कैसे कोई हो सकता है। संपूर्ण भारत में एक छत्र अबाधित शासन स्थापित कर, मतलब देखिए संपूर्ण भारत में एक छत्र अबाधित, अबाधित मतलब बिना बाध के शासन स्थापित कर और दिग्विजय को पूर्ण कर समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराया। बोले थे कि दिग्विजय करने के बाद इसने अश्वमेध यज्ञ कराया। 50 वर्ष के लगभग शासन करने के बाद 378 ईस्वी में समुद्रगुप्त स्वर्ग सिधार गया, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबे समय तक शासन भी किया, काफ़ी नामी और प्रसिद्ध सम्राट हुआ गुप्त साम्राज्य का। समुद्रगुप्त के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त मगध का सम्राट हुआ। तो रामगुप्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जरूरी है हमें जानना कि समुद्रगुप्त के बाद
असली उत्तराधिकारी कौन था? तो असली उत्तराधिकारी जो है इसका पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र जो बड़ा बेटा था इसके, हालांकि जो गुप्त साम्राज्य का इंट्रो था उसमें हमने बताया था कि गुप्त साम्राज्य में उसके बड़ा बेटा ही युवराज होते घोषित किया करते। तो समुद्रगुप्त के जो बड़ा बेटा था ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त मगध का सम्राट अगला बना। मगध सम्राट का मतलब कि मगध का सम्राट करने का मतलब क्या? गुप्त साम्राज्य पूरा मगधे में फैला था, ठीक है। मगध उसका केंद्र था, पाटलिपुत्र केंद्र था, उसका राजधानी था। इसलिए यहाँ लिखा गया कि रामगुप्त जो है मगध का सम्राट हुआ था। तो इसका जो उत्तराधिकारी हुआ था कौन था? रामगुप्त। रामगुप्त के बारे में पढ़ते हैं हम। देखिए, समुद्रगुप्त के पश्चात रामगुप्त गुप्त वंश का शासक बना। रामगुप्त की ऐतिहासिकता, मतलब ये शासक बना, इसकी ऐतिहासिकता को साबित करने का सर्वप्रथम प्रयास 1924 में राखल दास बनर्जी है, रखा दास लिखा गया है, राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। समझ गए? तो रामगुप्त समुद्रगुप्त के बाद उत्तराधिकारी बना, इसकी ऐतिहासिकता को साबित करने का प्रयास सबसे पहले 1924 में राखल दास बनर्जी द्वारा किया गया। कैसे किया गया? तो ये किताब उताब देखता है, उसमें वर्णन मिलता है रामगुप्त का। रामगुप्त गुप्त वंश का ख्याति प्राप्त समुद्रगुप्त का पुत्र था। प्राचीन काव्य ग्रंथों से यह संकेत मिलता है कि समुद्रगुप्त के बड़े लड़के का नाम क्या था? रामगुप्त था, प्राचीन काव्य ग्रंथों से। और इसका प्रयास किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने। और पिता की मृत्यु के बाद शुरू में वही राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था। सर्वप्रथम विशाख दत्त कृत देवी चंद्रगुप्त नामक नाटक में रामगुप्त नामक शासक का उल्लेख मिलता है एवं उसकी ऐतिहासिकता भी पुष्टि होती है। तो विशाख दत्त का जो रची गया है देवी चंद्रगुप्तम, उसमें रामगुप्त का नाम का उल्लेख मिलता है। इससे उसकी क्या है? ऐतिहासिकता की पुष्टि होती है। तो इसकी ऐतिहासिकता पुष्ट करने का और भी बुक है, लेकिन हम कुछ यहाँ रखे हैं। और भी प्रमाण है, 2 प्रमाण और रख दिए हमने, लेकिन और भी इसके अन्य प्रमाण है जिसे हमने ऐड नहीं किया है। उसको ऐड करने के बाद थोड़ा सा लंबा हो जाता। तो रामगुप्त का प्रमाणित करने वाले ऐतिहासिक स्रोत निम्न है। बाणभट्ट का हर्षचरित्र, इसमें भी इसकी ऐतिहासिकता प्रूव होती है। फिर राजशेखर द्वारा रचित काव्य मीमांसा। राजशेखर की काव्य मीमांसा में देखिए क्या लिखा गया है। राजशेखर की काव्य मीमांसा में ध्रुव देवी के नाम का मतलब कि श्लोक है, जिसमें यह वर्णन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर गद्दी हथिया ली तथा ध्रुव देवी से शादी कर ली। तो रामगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय को हत्या क्यों करता है, इसके बारे में भी वर्णन आगे किया गया। देखिए, कहा यह जाता है कि रामगुप्त के समय शकों का भी आक्रमण होता है। हालांकि शक का आक्रमण उतना मजबूत नहीं था, लेकिन इस समय मजबूत था। चंद्रगुप्त द्वितीय शक पर विजय करने के बाद शकारी का उपाधि भी धारण किया था। तो इस समय शकों का आक्रमण जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय होता है। और बाद में हुनों का जो आक्रमण होता है कुमारगुप्त प्रथम के जो अंतिम शासन का क्षण चल रहा था, उसी समय सत्तारूढ़ हुआ था स्कंदगुप्त। तो उस समय जो है हुनों का आक्रमण हुआ था, ठीक है। हम यहाँ देख रहे हैं कि रामगुप्त के समय शकों का आक्रमण हुआ। शक राजा ध्रुव देवी को प्राप्त करना चाहते थे। इस दौरान रामगुप्त बुरी तरह से पराजित हो गए। चंद्रगुप्त द्वितीय को यह पसंद नहीं आया। उसने महिला की भेष धारण कर शक राजा की हत्या कर दी और बाद में रामगुप्त की भी हत्या कर गद्दी पर बैठ गया और खुद क्या करता है? ध्रुव देवी से शादी कर लेता है, ठीक है। तो ध्रुव देवी से शादी, ये नोट्स है, ठीक है। तो कभी कभी छोटा हो जाता है, तो छोटा होने से कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स खत्म नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो ये मार के खुद जो है अपना शासक बन जाता है। तो अब उसके बाद हम यही पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जो विशाल सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, विशाल मतलब विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, काव्य मीमांसा जो राजशेखर द्वारा लिखी गई, उसमें सेनगुप्त और श्रमगुप्त नाम का उल्लेख है। इसी को रामगुप्त माना गया है, ठीक है। अब देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य है, इसका शासनकाल इतना से इतना है। अब देखिए इसके बारे में
जो लिखा गया है उसको देखते हैं। ये अपने वंश में बड़ा पराक्रमी शासक हुआ। पराक्रमी मतलब सबसे बलवान, सबसे अच्छा। ये अपने वंश में बड़ा पराक्रमी शासक हुआ। मालवा, कठियावाड़, गुजरात और उज्जैनी को अपने साम्राज्य में मिलाकर उसने अपने पिता के राज का और भी विस्तार किया। मतलब ये तो बेटा था समुद्रगुप्त द्वितीय का, समुद्रगुप्त का बेटा था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय इसका नाम था। मालवा, कठियावाड़, गुजरात और उज्जैन को अपने साम्राज्य में मिलाया और अपने पिता के राज का और भी बड़ा किया। समुद्रगुप्त देखिए इतना विशाल साम्राज्य बनाया उसने, बहुत सारे प्रदेशों को जीतकर दिग्विजय प्राप्त की, लेकिन फिर भी ये सब फिर जो है उसके हाथ से निकल गए या फिर उससे प्राप्त पूरी तरह से नहीं कर पाए। तो उसको जो है मालवा, कठियावाड़, गुजरात और उज्जैन को कौन प्राप्त करता है? चंद्रगुप्त द्वितीय उसको प्राप्त करता है, विजय करता है और अपने साम्राज्य में मिलाकर अपने पिता के राज अर्थात समुद्रगुप्त के राज का और भी विस्तार करता है। चीनी यात्री इस समय आता है और 6 वर्ष तक भारत में रहता है। चीनी यात्री कौन आता है इसके समय? फाहियान रहते हैं। तो फाहियान के बारे में हम देख लेंगे आगे। चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति आम्रकारदव था। तो ये कभी देखे नहीं होंगे आप, लेकिन इसका सेनापति का नाम आम्रकारदव था। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री विभिन्न प्रकार के उपाधि धारण किए। इसमें से आपको परम भागवत याद रखना है, क्योंकि इसका बाप जो है परम भागवत की उपाधि धारण किया था और दूसरा ये धारण किया था। ठीक है। बाकी और भी विक्रमादित्य काफ़ी फेमस उपाधि इसका है। विक्रमादित्य उपाधि धारण क्या किया और विक्रम संवत के बारे में क्या कन्फ्यूजन है, इसके बारे में हम अभी देखेंगे और आपको काफ़ी अच्छा समझ में आ जाएगा कि विक्रम संवत के बारे में कि विक्रम संवत कौन चलाया। तो देखिए विक्रमादित्य हो गया। ठीक है। परम भागवत ये सब इसका उपाधि है, जिनमें विक्रमादित्य और परम भागवत उपाधि काफी प्रचलित है। अब देखिए अनुश्रुतियों में चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किससे कराया? बाकाटक ने। हम बताए थे कि प्रभावती गुप्त का जो है पुत्री थी चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो ये अपना पुत्र का जो है इसके समय बाकाटक शासक थे नरेश रुद्रसेन द्वितीय। ठीक है। इससे जो है अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह कराया। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त ने अप्रत्यक्ष रूप से वाकाटक राज्य को अपने राज्य में मिलाकर उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बना ली। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाई। ये बात याद रखना है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और किससे अपनी पुत्री का विवाह कराया? वाकाटक नरेश मतलब वाकाटक वंश के राजा थे रुद्रसेन द्वितीय, उससे अपनी पुत्री का विवाह कराया। ठीक है। इसी कारण चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? उज्जैन पूर्वराधीश्वर। ठीक है। तो ये भी इसका उपाधि धारण करा जाता है। क्यों कहा जाता है कि उज्जैन को इसने राजधानी बनाया, उज्जैन को अपने मिला लिया, जिससे इसको उज्जैन पूर्वराधीश्वर भी कहा जाता है। इसकी एक और इसकी राजधानी पाटलिपुत्री भी थी, तो जानते ये। अतः चंद्रगुप्त द्वितीय को पाटलिपुत्र पूर्वाधीश्वर भी कहा जाता है। मतलब 2 राजधानी था, दोनों राजधानी के नाम पर इसको उपाधि मिल गया पाटलिपुत्र पूर्वाधीश्वर। सिमिलरली उज्जैन पूर्वराधीश्वर। ठीक है। बड़ा संस्कृत नाम है, थोड़ा रेस्ट लेके इसका उच्चारण करना पड़ेगा, जैसे उज्जैन पूर्वराधीश्वर, सिमिलरली पाटलिपुत्र पूर्वाधीश्वर। तो इस तरह से उसको पढ़ सकते हैं। संस्कृत में इसी तरह से पढ़ा जाता है तोड़ तोड़ के। चंद्रगुप्त देखिए आगे देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल भारत के इतिहास का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण समय माना जाता है। थोड़ा फास्ट करते हैं। ठीक है। ये बड़ा उदार और न्याय परायण सम्राट था। इसके समय में भारतीय संस्कृति का चतुर्दिक विकास हुआ। मतलब दिन दुगुनी 4 चौगुना नहीं कहता, उसी तरह का हो गया। इस समय जो है ना भारतीय संस्कृति का दिन दुगुना 4 गुना विकास हुआ। तो ये सब कारण है कि मतलब इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये सब कारण है। स्वर्ण के सिक्के बहुत चले, संस्कृति का विकास हुआ, साहित्य बहुत सारे लिखे गए, स्थापत्य कला हुआ, बहुत सारे विद्वान इसके समय में थे। तो ये सब कारण जो है न इसको जो है स्वर्ण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग के रूप में देखा जाता है। ठीक है। बाकी उसको क्यों कहा जाता है उसको और अच्छा सा अध्ययन करेंगे आगे। महाकवि कालिदास उसके दरबार की शोभा थे। ये स्वयं वैष्णव था। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय जो है स्वयं वैष्णव था, पर अन्य धर्म के प्रति उसकी उदार भावना थी।
गुप्त राजाओं के काल में भारतीय इतिहास, गुप्त राजाओं के काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसका बहुत कुछ श्रेय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की शासन व्यवस्था को जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, समझ रहे हैं, तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो इसका ज़्यादातर श्रेय जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त के सम्राट बनने पर शीघ्र ही साम्राज्य में व्यवस्था मतलब अच्छी कायम हो गई। लगभग रामगुप्त के समय लड़खड़ाने का गई थी, जिसको संभाला था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, तो इसके सम्राट बनने पर शीघ्र ही साम्राज्य में व्यवस्था कायम हो गई। अपनी राज शक्ति को सुदृढ़ कर चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी शकों के विनाश के लिए युद्ध प्रारंभ किया। अब शकों पर विजय प्राप्त करता है तो इसने खुद को शकारी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। देखिए, शक विजय के बाद वह शकारी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। विष्णु पुराण, देखिए विष्णु पुराण में क्या कहा गया है। विष्णु पुराण से यह विदित होता है, जानते हैं कि वायु पुराण गुप्त पुराण से संबंधित है, जो थी गुप्त वंश से संबंधित है, इस तरह का लिखा जाता है। और रचना हुआ तो उस समय सिमिलरली जो है एक विष्णु पुराण है और एक और पुराण है और एक मत्स्य पुराण है। तो विष्णु पुराण जानते हैं मौर्य वंश से रिलेट किया जाता है और वायु पुराण गुप्त वंश से रिलेट किया जाता है। सिमिलरली मत्स्य पुराण है, उसको जो है रिलेट किया जाता है सातवाहन वंश से। तो विष्णु पुराण में यह लिखा गया है, उससे जानकारी मिलती है कि संभवतः गुप्तकाल के पूर्व ही अवंती पर शूद्रों, ठीक है, या विजातियों का आधिपत्य था। मतलब विष्णु पुराण यह बताता है कि गुप्त काल से पूर्व ही अवंती पर जो है शूद्र या विजातीय मतलब दूसरे जातियों का जो है आधिपत्य था, अधिकार था। ऐतिहासिक परंपरा से हमें यह भी विदित होता है कि प्रथम शती ईसा पूर्व मतलब 57 ईसा पूर्व के लगभग विक्रम संवत के संस्थापक किसी अज्ञात राजा ने शकों को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और उज्जैनी को अपना राजधानी बनाया। इसलिए यह मान्यता है कि सम्राट विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में इसका प्रचलन आरंभ कराया था। तो इसका सीधा सा कहना मतलब है कि जो विष्णु पुराण है उसमें कहा यह जाता है कि जो शक विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व के लगभग संस्थापित किया था, ठीक है, तो उसका स्थापना जो है किसी शूद्र जो राजा थे, किसी शूद्र राजा द्वारा हुआ। ठीक है, और उस राजा का नाम अज्ञात था। ठीक है, तो अज्ञात राजा ने शकों को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। उस समय 57 ईसा पूर्व के बारे में बात कर रहा है और उज्जैनी को अपना राजधानी बनाया। तो सिमिलरली जो है सिमिलर मतलब सिमिलर काम जो है चंद्रगुप्त द्वितीय भी करता है। ये क्या करता है, एक शक को हराता है, उज्जैन को राजधानी भी बनाता है और शकारी उपाधि भी धारण करता है। और इस समय कन्फ्यूजन आदमी को हो जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है क्या किया था, इसको चालू कराया था, मतलब कि शक संवत विक्रम संवत। लेकिन ऐसा नहीं है, विवाद का विषय है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो विक्रमादित्य आपको मारना है आंसर में। अतः गुप्त काल में, देखिए अब गुप्त काल में आ जाइए। अतः गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अवंती को पुनः विजय किया, वहां से विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंका, मतलब शकों को उखाड़ फेंका। कुछ विद्वानों को मत है कि 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य नामक का कोई राजा नहीं था और चंद्रगुप्त द्वितीय ही ने अवंती विजय के पश्चात, देखिए अब देखिए यहाँ पर देखिए विद्वानों के बीच भिन्नता है, बोले विवादित है तो क्लियर नहीं है। तो कुछ विद्वानों का यह मत है कि 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य का नाम का कोई राजा नहीं था, ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही अवंती विजय के पश्चात उस समय जो 57 ईसा पूर्व में जो संवत स्टार्ट हुआ उसका नाम मालव संवत था। और ये जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने अवंती विजय किया तो उसी को जो है 57 ईसा पूर्व में जो प्रारंभ हुआ था उसका नाम विक्रम संवत दे दिया। विद्वान ये मानते हैं कुछ विद्वान, तो इसको आप सीधा समझ लीजिए डायरेक्ट
कि कुछ विद्वानों का मत है कि 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य नामक का कोई राजा नहीं था और चंद्रगुप्त द्वितीय ही ने अवंती विजय के पश्चात जो उस समय 57 ईसा पूर्व में मालव संवत प्रारंभ हुआ उसका नाम जो है विक्रम संवत दे दिया। तो उसी को माना जाता है कि विक्रम संवत कब शुरू हुआ, तो 57-58 ईसा पूर्व आदमी समझता है। तो इस तरह का बात है। लेकिन आपको एग्जाम में आए तो आपको इसी को मारना है, विक्रमादित्य आंसर में रहेगा, विक्रमादित्य मारना है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम नहीं मारना है, चंद्रगुप्त द्वितीय तो मार दीजिएगा। ठीक है, लेकिन विक्रमादित्य है तो विक्रमादित्य मारिएगा। फिर है चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों की जानकारी। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों की जानकारी उसके दिल्ली स्थित महरौली स्तंभ लौह स्तंभ में मिलती है, जिसमें उसका नाम चंद्र मिलता है। तो चंद्र पूछा पड़ जाता है महरौली लौह स्तंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या नाम है, तो चंद्र नाम है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय महरौली लौह स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य परम भागवत सकारी की उपाधि धारण की। देखिए हम थोड़ा सा लॉन्ग ले रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा वीडियो बन रहा है, तो घबराइए नहीं, इसी तरह का वीडियो मिलेगा, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन जानकारी अच्छी होगी। समुद्रगुप्त का पुत्र जो है चंद्रगुप्त द्वितीय समस्त गुप्त राजाओं में सर्वाधिक शौर्य एवं वीरोचित गुणों से संपन्न था। शकों पर विजय प्राप्त करके उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, वह सकारी भी कहलाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंध से भी गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। निम्न राजवंश के साथ इसने विवाह किया। देखिए किन किन राजवंश है, नागवंश। तो नागवंश, चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया, जिससे उसको प्रभावती गुप्त नामक पुत्री उत्पन्न हुई। तो ये हम पहले ही बताए थे। फिर पूना, ये इसका ताम्रपत्र लेख है, ये तो पहले ही क्लियर हो गया था। पूना और सिद्धपुर में प्रभावती गुप्त के ताम्रपत्र लेख भी मिले हैं। सिमिलरली समय बाकटक का शासक बाकटक जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त जो था उसका विवाह बाकटक वंश के शासक रुद्रसिंह द्वितीय के साथ किया। फिर एक कदम वंश, इस समय कदम वंश भी उदय हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पुत्र कुमारगुप्त प्रथम, इसका जो पुत्र था कुमारगुप्त प्रथम, जो आगे हम इसको पढ़ेंगे, कुमारगुप्त प्रथम को का विवाह कदम वंश के शासक काकुत्स वर्मन की पुत्री के साथ किया। तो इस तरह से इसने अपने राज का विवाह संबंध से भी विस्तार किया। फिर नोट, पश्चिमी राज्यों को विजित करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने गनारी की उपाधि धारण की थी। गनारी की उपाधि पश्चिम राज्यों को विजय करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजय, चंद्रगुप्त द्वितीय का शक विजय के बारे में दिया गया है कि इस समय शक शासक रुद्रसिंह तृतीय था। ठीक है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, रुद्रसिंह तृतीय, तो बाकटक जो शासक थे वो रुद्रसिंह द्वितीय है। ठीक है, और ये जो है इस समय जो शक शासक थे, ठीक है, वो रुद्रसिंह तृतीय है। तो इसमें देखना है कि इस समय शक शासक रुद्रसिंह तृतीय वह पश्चिमी भारत में शासन कर रहा था। चंद्रगुप्त ने बाकटक के सहयोग से पश्चिमी भारत में शकों का अनुमूलन कराया और इसी उपलक्ष्य में व्याघ्र शैली मतलब बाघ शैली के चांदी के सिक्के चलाए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शैली में चांदी के सिक्के चलाए, तो बाघ शैली में। क्यों, तो चंद्रगुप्त ने जो है शकों का उन्मूलन कराया। उन्मूलन करने के बाद चांदी के सिक्के भी इसने जारी किया था, सोने के सिक्के जारी तो करवे किए थे। इसने विक्रमादित्य सकारी की उपाधि धारण की। इसने पश्चिमी भारत में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए। तो पश्चिमी भारत में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाए। चंद्रगुप्त द्वितीय की क्षत्रप रुद्रसिंह तृतीय पर विजय का वर्णन, रुद्रसिंह तृतीय की विजय का वर्णन मतलब शक जो शासक थे रुद्रसिंह तृतीय, इस पर विजय का वर्णन महरौली लौह स्तंभ में मिलता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की अन्य उपलब्धियां देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय बोले थे उस समय कि जिस तरह से समुद्रगुप्त के समय हरिसेन उसका संधि विग्रह सचिव था, उसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है इसका जो संधि विग्रह सचिव था वीरसेन था। ठीक है, वीरसेन क्या था, शैव मतलाम्बी था, मतलब शिव भगवान में इसका ज़्यादा आस्था था। ये शिव पूजा करने के लिए उदयगिरी पहाड़ी में एक
गुफा का निर्माण करवाया। उदयगिरी गुहा लेख की रचना बिरसेन ने की थी, पूछा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख किससे संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा था। इस सुप्रसिद्ध पहाड़ी का वर्णन, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख में इस सुप्रसिद्ध पहाड़ी का वर्णन है। यहाँ पर कितना गुफाएं हैं? 20 गुफाएं हैं, जो हिंदू और जैन मूर्तिकारों के लिए प्रसिद्ध है। वीरसेन व्याकरण, न्याय, मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित था। तो वीरसेन जो था व्याकरण और न्याय मीमांसा ये दर्शन है, ठीक है, इसका और शब्द, मतलब 3 चीज का ये प्रकांड पंडित था, विद्वान था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को अपना दूत बनाकर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने अपना दूत को मतलब किसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना दूत बनाकर कुंतल भेजा था? तो कुंतल नरेश भेजा था कालिदास को, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी एवं सांस्कृतिक राजधानी बनाई। तो ये बात देखें हम, चंद्रगुप्त द्वितीय के उज्जैन दरबार में नवरत्न रहते थे, जिसका नाम हम दे रहे हैं। बाकी इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। प्रशासन, स्थापत्य कला, चित्रकला, जो भी बचा खुचा है सब उसमें हो जाएगा, ठीक है। तो इसके शासन में जो थे, ब्राह्मीहार थे, धनवंतरी थे, कालिदास थे, अमर सिंह थे, छपनक थे, बेताल भट्ट थे, बरूची थी, घटकर्प थे और शंकु थे। ये नवरत्न इसके दरबार में रहते थे, ठीक है। तो देख लीजिए, ब्राह्मीहार, धनवंतरी, कालिदास, अमर सिंह, छपनक, बेताल भट्ट, बरूची, घटकपर और शंकु, ये सब थे। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ये क्या क्या किए थे, नहीं किए थे, इसके बारे में क्या किताब लिखे थे, ये सब चीज़ देखेंगे। आगे वाला जो प्रशासन वगैरह वीडियो आएगा, चित्रकला, स्थापत्य कला, उसमें इसको क्लियर करेंगे। तो उसको सिंगल वीडियो में कर देंगे सारे के सारे। गुप्त काल की कवि थी, गुप्त काल में कवियत्रियाँ भी थी, तो उसमें से ये सब काफ़ी प्रचलित है। शीला, भट्टारिका एवं प्रभावती गुप्ता। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए। उसके सोने के सिक्के को दिनार, चांदी के सिक्के को रूपक कहा गया, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान आते हैं, ठीक है। और भारत में 6 साल तक, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के रेडियो में वो 6 साल वहाँ पे रहते हैं। बाकी टोटल जो है 15 साल लगभग जो है 15-16 साल रहते हैं भारत में। इन्हें भारत की यात्रा की और उसने मध्य प्रदेश का विस्तृत वर्णन किया। फाहियान ने अपना यात्रा वृत्तांत फुकोकी लिखा तथा पाटलिपुत्र का वर्णन किया। देख लीजिए, फाहियान काल इतना से इतना है। फाहियान का अर्थ है धर्माचार्य, पुस्तक इसका फुकोकी है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय काल में भारत आया। फाहियान ने चांडाल नामक जाति का उल्लेख किया, ठीक है। चांडाल नामक जाति का उल्लेख किया है, जिससे यह पता चलता है कि गुप्त काल में छुआछूत का प्रचलन था। तो गुप्त काल में ब्राह्मणों को ही सबसे ज़्यादा भूमि दान की गई थी। सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को जो भूमि दान की गई थी गुप्त काल के समय ही दी गई थी। तो गुप्त काल में भी ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। ये शुरू से चला आ रहा है, छुआछूत शुरू से चला आ रहा है, ठीक है। तो इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, और क्या। फाहियान ने पाटलिपुत्र का वर्णन किया। फाहियाल भारत में जो किस तरह से आया, तो स्थल मार्ग से होते हुए गोबी, खैतान, पामीर, स्वाद आदि को पार करता हुआ गंधार आया, परंतु वापस समुद्री मार्ग से गया। तो आया था स्थलीय मार्ग से, गया समुद्री मार्ग से, यही है। अब देखिए, कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य, जिस तरह से चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है, उसी तरह से कुमारगुप्त प्रथम को महेंद्रादित्य कहा जाता है, ठीक है। इसका शासनकाल इतना से इतना था। इसने अपने राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर क्या की, अयोध्या की। तो ये आपको ऑप्शन में हो सकता है स्कंदगुप्त देखने को मिले, तो स्कंदगुप्त अगर देखने को मिलता है तो स्कंदगुप्त ही मारेंगे। कुमारगुप्त देखने को मिलता है प्रथम, तो इसको भी मार सकते हैं, क्योंकि इसके समय भी अयोध्या राजधानी की गई थी। तो बहुत जगह स्कंदगुप्त भी दिया जाता है। कुमारगुप्त ने कर्मादित्य की उपाधि धारण की। इसके अनेक उपाधियों का वर्णन मिलता है, उनमें से एक महेंद्रादित्य भी है। यह प्रथम गुप्त शासक था जिसने सर्वाधिक अभिलेख खुदवाए। तो देखिए, इसने कौन कौन से अभिलेख खुदवाए, मतलब पहला गुप्त शासक था जिसने सबसे ज़्यादा अभिलेख खुदवाए थे। तो अभिलेख में देखिए, कुमारगुप्त के अभिलेख ये काफ़ी पूछा जाता है। बिलसड़ अभिलेख,
गढ़वाभिलेख, करमंदाभिलेख, ये तीनों जो है न उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब गढ़वाभिलेख में देखिए क्या लिखा गया था, इस पर जो है परम भागवत शब्द उत्कीर्ण किया गया है, ठीक है। गढ़वाभिलेख में बिलसड़ अभिलेख में गुप्त शासकों की वंशावली प्राप्त हुई, मतलब गुप्त वंश में कौन कौन से शासक वगैरह थे उसका नाम प्राप्त होता है। तो कुमारगुप्त, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि करमंदा अभिलेख किससे संबंधित है या फिर इनमें से कोई भी अभिलेख किससे संबंधित है तो उसको आप बिलसड़ मारेंगे, ठीक है, मतलब कुमारगुप्त से संबंधित है ऐसा मारेंगे। तो गढ़वा अभिलेख हो गया। 3 प्रकार के देखिए अभिलेख है, और एक और अभिलेख है, बाकी और सारे भी है लेकिन उसको देखना नहीं है, जो मेन है। फिर बेगराम, धनदे, दामोदरपुर अभिलेख, ये तीनों अभिलेख बंगाल से प्राप्त हुआ। इनमें गुप्त काल में भूमि दान देने की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसी में पता चलता है कि गुप्तों को जो है ना सबसे ज़्यादा ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मणों को गुप्तों ने अधिकतम जो है भूमि दान दिया था, ठीक है। तो ये सब अभिलेख है इनके। गुप्तों ने ही अधिकतम, बोले कुमारगुप्त प्रथम को देखिए, कुमारगुप्त प्रथम को तुमुन अभिलेख में शरदकालीन सूर्य कहा गया है। कुमारगुप्त प्रथम के समय लगभग 16 अभिलेख और बड़ी मात्रा में स्वर्ण के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सिक्कों से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त प्रथम ने 2 अश्वमेध कराए थे, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम जो है क्या था, 2 अश्वमेध कराए थे, सिक्कों से प्राप्त होता है। उसमें उसके अभिलेखों और सिक्कों के प्राप्ति स्थानों से उसके विस्तृत साम्राज्य का ज्ञान होता है, मतलब विभिन्न जगह इसके सिक्के मिले, अभिलेख मिले, तो इससे ये पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य का बहुत विस्तृत साम्राज्य था। इसी के द्वारा एवं सहयोग से प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया। तो ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। नालंदा का दूसरा नाम क्या था, मृगशिखावन था। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। तो जानते हैं विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय को जाना जाता है। तो नालंदा का दूसरा नाम मृगशिखावन था। इसने 2 शैली के सिक्के चलवाए। कौन कौन शैली के, मयूर शैली और कार्तिकेय शैली। तो बिना प्रकार के और गरुड़ प्रकार के सिक्के किसके काल में आता है, समुद्रगुप्त के काल में। उसी प्रकार व्याघ्र शैली की अगर बात हो तो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, और मयूर शैली और कार्तिकेय शैली के सिक्के की बात अगर होती है तो ये किससे संबंधित है, कुमारगुप्त प्रथम से। ठीक है, इसी प्रकार देखिए भरतपुर के बयाना से गुप्तकालीन मुद्राओं का बयाना मुद्रा प्राप्त हुआ है। मतलब बयाना में अगर मिल गया गुप्तकालीन मुद्रा तो उसको बयाना मुद्रा कह दिए। ठीक है, उसमें ये जो जितना भी मुद्रा है ये मयूर शैली की है। ठीक है, यही इसका अर्थ है, मयूर शैली में है। तो आप ही देखबे कि मयूर शैली और कार्तिकेय शैली के सिक्के किसने चलवाए थे, तो कुमारगुप्त प्रथम ने। तो मुद्रा शैली मयूर शैली के मुद्रा मिले हैं कहाँ पे, तो बयाना में मिले हैं, इसको बयाना मुद्रा भी कहते हैं। राज पर आक्रमण, कुमारगुप्त के अंतिम दिनों में साम्राज्य को हिला देने वाला 2 आक्रमण हुआ था। ठीक है, साम्राज्य को हिला देने वाला आक्रमण हुआ। तो पहला आक्रमण हुआ था नर्मदा नदी और विंध्याचल पर्वतीय आधुनिक मध्य प्रदेश क्षेत्र, ये अर्थात मतलब ये नर्मदा नदी और विंध्याचल पर्वती लिखने का मतलब हुआ आधुनिक मध्य प्रदेशीय क्षेत्रों में बसने वाली पुष्यमित्र नाम किसी जाति का। ठीक है, तो इसके बाद पुष्यमित्र जो है जाति का पहला आक्रमण होता है, इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। फिर जो है इस पर जो है एक और प्रभाव आक्रमण होता है, वो था उनके आक्रमण ने गुप्त वंश की लक्ष्मी को विचलित कर दिया था। गुप्त वंश की लक्ष्मी गुप्त वंश के शासन साम्राज्य को विचलित कर दिया था, ये होगा। किंतु राजकुमार स्कंदगुप्त जो है आक्रमणकारियों को मार गिराने में सफल हुआ। तो इसके शासन के कुमारगुप्त प्रथम के शासन के अंतिम दौर में यह आक्रमण हुआ था। तो ये आक्रमण के बारे में अगर क्वेश्चन पूछता है कि हुनुओं का आक्रमण या पुष्यमित्र जाति का जो आक्रमण हुआ था किसके काल में हुआ, तो उसका आंसर सिर्फ आपको यही देना है, स्कंदगुप्त। ठीक है, और अयोध्या वगैरह की राजधानी किसने की, तो स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त प्रथम देंगे। दोनों में से अगर कोई रहे, ज़्यादातर स्कंदगुप्त ही रहता है। ठीक है, हमने क्वेश्चन में देखा है। किंतु राजकुमार स्कंदगुप्त आक्रमणकारियों को मारने में सफल रहा। इसको देखिए, दूसरा आक्रमण किसका था, हुनों का था, जो संभवतः उसके जीवन के अंतिम वर्ष में हुआ। हुनों ने गांधार पर कब्जा कर गंगा की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया। स्कंदगुप्त ने क्या किया, उन्हें पीछे ढकेल दिया। अतः हुनों का आक्रमण का मुख्यतः
स्कंद गुप्त के शासन काल से ही जोड़ा जाता है। 11वीं शताब्दी में पाल शासक ने नालंदा के स्थान पर विक्रमशिला को संरक्षण देना प्रारंभ किया। तो जानते हैं कि पाल शासक धर्मपाल जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करता है, इसको संरक्षण देना इसलिए प्रारंभ करता है कि इस समय तत्कालीन जो है गजनी वगैरह का जो है आक्रमण होता है 11वीं शताब्दी में। फिर बख्तियार खिलजी भी आता है तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर देता है। देखिए 1199 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी आते हैं और नालंदा विश्वविद्यालय को पूर्णतः नष्ट कर देते हैं। ये सबसे खराब जो है ना, हम इसको पूरा इतिहास में बख्तियार खिलजी को हम सबसे खराब आदमी मानते हैं। ठीक है, तो नालंदा को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध के नाम से जाना जाता है। देखिए ये कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा। नालंदा को क्या कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्ध के नाम से जाना जाता है। नालंदा की शिक्षा की भाषा पाली थी। पाली अनुसंधान केंद्र के लिए भी नालंदा विश्वविद्यालय जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कुमार गुप्त के शासन काल में विशाल गुप्त साम्राज्य अक्षुण्ण रूप से कायम रहा। मतलब कुमार गुप्त तक, स्कंद गुप्त तक भी मतलब विशाल गुप्त साम्राज्य कायम रहा। बल्ख से बंगाल की खाड़ी तक कुमार गुप्त का अबाधित शासन था। मतलब बिना बाध के कोई विरोध करने वाला नहीं था। सब राजा सामंत गणराज जितना भी थे कुमार गुप्त के बसवर्ती थे, मतलब उसके बस में थे। ठीक है, फिर गुप्त वंश के शक्ति उसके शासन काल में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। गुप्त वंश की शक्ति मतलब कुमार गुप्त प्रथम के शासन काल में जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। मतलब इसके बाद जो है अब इसका पतन होगा। ठीक है, सब चीज़ का एक पीक होता है। जैसे कोरोना आया तो उसका पीक आया था, इस समय ज़्यादा महामारी पीक पर रहेगी, उसके बाद डाउनफॉल होगी। तो उसी तरह से इसके बाद जो इसका डाउनफॉल होगा, लेकिन स्कंदगुप्त बहुत हद तक इसको संभाल के रखता है। उसके बाद के जो भी राजा आते हैं उत्तराधिकारी कमज़ोर आते हैं, बहुत सारे गुप्त बुद्ध धर्म को अपना लेते हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं, आक्रमण वगैरह होते हैं हुनों का लगातार, जिससे जो है गुप्त साम्राज्य का पतन होने लगता है। तो उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्या पतन के कारण थे। तो कुमार गुप्त को विद्रोही राजाओं को बस में लाने के लिए कोई युद्ध नहीं करने पड़े। जो भी विद्रोही राजा था इसका कुमार गुप्त का, उसको बस में लाने के लिए कोई युद्ध नहीं करना पड़ा, सब ऑटोमेटिक इसके बस में था। फिर देखिए स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त के बारे में देखते हैं। यह गुप्त का अंतिम योग्य शासक था। ठीक है, अंतिम योग्य शासक था जिसकी जानकारी उसके भीतरी स्तंभ लेख एवं जूनागढ़ अभिलेख से मतलब मिलता है। तो ये जो स्कंदगुप्त देख रहे हैं इससे संबंधित भीतरी स्तंभ लेख है और जूनागढ़ अभिलेख भी है। जूनागढ़ अभिलेख आप रुद्रदामन के बारे में जानते होंगे, तो वो अलग है, लेकिन जूनागढ़ अभिलेख एक स्कंदगुप्त से भी संबंधित है। तो आप धीरज बना कर रखे रहिए। ठीक है, अब ये चैप्टर खत्म होने वाला है। हम शासकों को पढ़ रहे हैं, काफ़ी डिटेल से पढ़ रहे हैं, इसलिए वक्त लग रहा है। तो वक्त जहाँ दीजिएगा वहाँ ही आपको सफलता मिलेगी, बिना वक्त दिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वक्त आप गलत चीज़ में नहीं दे रहे हैं, अच्छा चीज़ में दे रहे हैं। हवड़ाइए नहीं, बस अंतिम शासक की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक उपाधि मिलती है सक्रादित्य। स्कंदगुप्त खुद को सक्रादित्य कहा जाता है। इसके काल में 2 विदेशी जातियां पुष्यमित्र एवं जानता है हुन छूट गया है, तो हुन जो है भारत पर आक्रमण किया, जिसको इस गुप्त ने पराजित किया, मतलब इस स्कंदगुप्त ने पराजित किया। ठीक है, अपने पिता के शासन काल में ही देखिए, अपने पिता के शासन काल में ही पुष्यमित्रों को परास्त कर उसने अपनी अपूर्व प्रतिभा देखे थे। कुमार गुप्त के जो अंतिम शासन का क्षण चलता है उसी समय पुष्यमित्र जाति नामक आक्रमण होता है पुष्यमित्र जाति द्वारा, जो कि काफ़ी भयावह होता है। तो उसी समय जो है अपनी अपूर्व प्रतिभा और वीरता का परिचय दिया था, मतलब यही हराया था। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन आता है तो स्कंदगुप्त का ही मतलब ऑप्शन में रहता है, उसी को ही सही माना जाता है। तो पुष्यमित्रों को विद्रोह करना इतना भयंकर रूप धारण कर चुका था। देखिए, पुष्यमित्रों का विद्रोह करना इतना भयंकर रूप धारण कर चुका था कि गुप्त काल की लक्ष्मी विचलित हो गई। लक्ष्मी विचलित हो गई मतलब उसका जो कन्या वगैरह होगी, रानी वगैरह होगी, उसकी विचलित होगी। उसने पुनः स्थापित करने के लिए और उसे पुनः स्थापित करने के लिए स्कंदगुप्त ने अपने बाहुबल से शत्रुओं का नाश करते हुए कई रातें
जमीन पर सोकर बिताई। ठीक है, तो जमीन पर कई रातें उसने सोकर बिताया। किसको? पुष्यमित्र का विद्रोह काफ़ी भयंकर था, जिससे गुप्त काल की लक्ष्मी विचलित हो गई। कहने मतलब गुप्त काल में काफ़ी ज़्यादा जो है साम्राज्य पर क्या होता है उसको, साम्राज्य पर काफ़ी भयंकर जो है काल मंडरा गया, उस तरह का स्थिति हो गया था। तो स्कंदगुप्त जो है उसका काफ़ी अच्छा से मुकाबला किया था। तो वही लिखा है, स्कंदगुप्त ने अपने बाहुबल से शत्रुओं का नाश करते हुए कई रातें जमीने पर सोकर बिताई और इसका मुकाबला किया। फिर है हूनों की पराजय। तो हूनों के आक्रमण के लिए स्पेशल वीडियो लाएंगे या फिर अगले ही वीडियो में उसको ऐड कर देंगे। हूनों को स्पेशल पढ़ना भी जरूरी है। मिहिर, कुल, तोरमान वगैरह जो है के बारे में संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हूनों को भी हम पढ़ेंगे अच्छा से। तो हूनों की बाकी जितने भी आक्रमण इनसे पहले हुए हैं, हूनों से पहले शक्र वगैरह, कुषाण वगैरह, हिंद यूनानी, हकमनी वंश, ईरानी आक्रमण सबको हम देख लिए हैं। अगर आप नहीं देखें वीडियो को तो देखिए, काफ़ी मज़ा आएगा। उसके बाद हूनों का आक्रमण पढ़ेंगे। बाकी जितने भी शासक या सल्तनत शासक पढ़ेंगे तो उसमें मंगोल आक्रमण मतलब समय के साथ पढ़ेंगे। जिस तरह जैसे कि गुप्त शासकों के समय हून का आक्रमण होता है तो उस समय हून आक्रमण पढ़ लेंगे। उसी प्रकार मंगोल का आक्रमण इल्तुतमिश समय होता है, चंगेज खान का आक्रमण सल्तनत काल में होता है। तो उस समय जो है ना उसको समकालीन में पढ़ के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो स्कंदगुप्त के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना हूनों की पराजय है। हून बड़े ही भयंकर योद्धा थे। स्कंदगुप्त के समय हून लोग गांधार से आगे नहीं बढ़ सके। कहने का मतलब स्कंदगुप्त जो है हून को दबा कर रखा। इस समय तक इसने अपने साम्राज्य को बचा कर रखा। इसके बाद जितने भी शासक आए बाकी सब खराब हो गए, मतलब पतन उसी यही शुरू होता है। गुप्त साम्राज्य का वैभव उसके शासनकाल में प्रायः अक्षुण्ण रहा। मतलब ये स्कंदगुप्त के समय गुप्त साम्राज्य का जो वैभव था वो अक्षुण्ण रहा, बरकरार रहा। अब देखिए कहोम अभिलेख है, कहोम अभिलेख का भी संबंध स्कंदगुप्त से ही है। यह यूपी में है। इसमें स्कंदगुप्त को सकरादित कहा गया है। बोले थे कि जूनागढ़ अभिलेख भी इससे संबंधित है। तो जूनागढ़ अभिलेख में ये इसको किसको, इसी को स्कंदगुप्त को मलेच कहा गया। ठीक है, स्कंदगुप्त के सिक्के देख लेते हैं। अब खत्म होने वाला है, हड़बड़ाइए नहीं। स्कंदगुप्त के समय सोने की सिक्के कम पाए गए हैं। इससे यह पता चलता है कि इस समय तक जो है गुप्त साम्राज्य की आर्थिक शक्ति जो है न ह्रास हो रही थी। उसकी स्वर्ण जो मुद्राएं मिली है, देखिए उसकी जो स्वर्ण मुद्राएं मिल रही है इस समय, उनमें सोने की मात्रा पहले गुप्तकालीन सिक्कों के मुकाबले कम है। इससे अनुमान किया जाता है कि हूनों के साथ युद्ध करने के कारण गुप्त साम्राज्य का राजकोष बहुत कुछ छीन हो गया और इसलिए सिक्कों में सोने की मात्रा कम कर दी गई। स्कंदगुप्त ने वृषभ शैली के सिक्के चलाए। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। फिर स्कंदगुप्त ने के काल में सोने के सिक्के में मिलावट होना प्रारंभ हो गई, जो उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति का प्रतीक था। तो ये सब पतन के कारण है, ये सब समझना है। ठीक है, स्कंदगुप्त के काल में सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल परमदत्त, इसको आप जानते होंगे, इससे पूछा भी जाता है बहुत बार क्वेश्चन। तो स्कंदगुप्त के काल में सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल परमदत्त एवं वहाँ का शासक प्रशासक चक्रपालित था। आप जानते हैं कि गुप्त साम्राज्य सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। तो सौराष्ट्र का जो प्रांत था उसका राज्यपाल था परमदत्त और वहाँ का प्रशासक चक्रपालित था। इसने सुदर्शन झील के बांध का पूर्ण निर्माण कराया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का किसने मरम्मत करवाया था। तो बहुत जगह स्कंदगुप्त आता है। इससे पहले भी सुदर्शन झील का रुद्रदामन जो है जीर्णोद्धार करवाया था, तो वो भी आता है। ठीक है, स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र, ये कठियावाड़ में पड़ता है, का प्रांतीय शासक परमदत्त था। स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक परमदत्त था। उसने गिरनार की प्राचीन सुदर्शन झील को फिर से मरम्मत कराई थी। उस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, जानते हैं। स्कंदगुप्त के पश्चात गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। पुरुगुप्त, स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का ह्रास हुआ। ये सब पुरुगुप्त के उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, स्कंदगुप्त तक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको आपको दिमाग में रखना ही रखना है। लेकिन
यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि किस तरह का कैसे कैसे करके ये जो है ना मृत्यु होता है, ये पतन होता है गुप्त साम्राज्य का। तो काफ़ी समझने में बाकी आगे आसानी हो गया। और ख़त्म ही लास्ट है भानुगुप्त, उसके बाद विष्णुगुप्त। तो स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का ह्रास प्रारंभ हो गया। स्कंदगुप्त की कोई संतान नहीं थी, अतः उसकी मृत्यु के बाद पुरुगुप्त जो था सम्राट बना। यह स्कंदगुप्त का क्या था, भाई था। उसके राजगद्दी, ये सब आपके नॉलेज के लिए है, ठीक है। उसके राजगद्दी पर बैठते ही गुप्त साम्राज्य में अव्यवस्था प्रारंभ हो गई, ठीक है। कहने का मतलब जो इसके सामंती राजा था, प्रांत का सामंती राजा था, वो क्या था, सब स्वतंत्र होने लगे, ठीक है। हुनों के आक्रमण से पहले ही गुप्त साम्राज्य को जबरदस्त चोटें लग रही थी। हुनों के आक्रमण से पहले ही गुप्त साम्राज्य को जबरदस्त चोट लग रही थी। अब क्या हुआ, बाकाटंक वंश ने भी फिर से सिर उठा लिया, मतलब ये अलग हो गए, देखा कमजोर हो गया। तो इस प्रकार स्कंदगुप्त के निर्बल भाई पुरुगुप्त के शासन में बाकाटक रज क्या था, ये फिर से स्वतंत्र हो गया। ये बाकाटक रज को ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने मिलाया था, लेकिन इसके समय में क्या हो गया, फिर से स्वतंत्र हो गया। पुरुगुप्त और बुधगुप्त क्या किया, बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये भी एक पतन के कारण है। जितने भी अंतिम में शासक आए वो सब दूसरे धर्म की ओर मतलब बढ़ने लगे, वैष्णव धर्म के छोड़कर। तो ये गुप्त शासक गुप्त काल के पतन के एक कारण में से एक है। तो पुरुगुप्त और बुधगुप्त बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। बुधगुप्त प्रथम बौद्ध अनुयायी था, गुप्त शासक कहलाया। तो गुप्त शासक ऐसा कौन था जो कि प्रथम बुद्ध अनुयायी था, उसमें बुधगुप्त आता है उत्तर, ठीक है। फिर देखने को मिलेगा बुधगुप्त, इसके बाद शासक में बुधगुप्त देखने को मिलेगा, कुमार द्वितीय मिलेगा, कुमारगुप्त द्वितीय मिलेगा। तो इस सबको उतना रोल नहीं है। फिर एक नरसिंह गुप्त का रोल है, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसको बालादित्य भी बोला जाता है। तो लगभग 528 ईस्वी में मगध के राजा बालादित्य, मगध के राजा मतलब गुप्त साम्राज्य के राजा नरसिंह गुप्त बालादित्य ने, इसको बालादित्य ही बहुत जगह मिलेगा लिखा हुआ आपको, नरसिंह गुप्त नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नरसिंह गुप्त को ही बालादित्य कहा जाता था। तो ये क्या किया, लगभग 528 ईस्वी में मगध के राजा बालादित्य और मंदसौर के राजा यशोधर्मन, जानते हैं मंदसौर अभिलेख जो है यशोधर्मन से संबंधित है। तो मंदसौर के राजा ये दोनों मिल के मिहुर कुल कौन था, हुन शासक था, हुनों का शासक था, काफी नामी शासक था, फेमस शासक था हुनों का। तो इसको पराजित किया और भगा दिया। तो यही इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। बाकी देखिए मिहिर कुल ये मंदसौर अभिलेख यशोधर्मन से संबंधित है। फिर है भानुगुप्त, फिर कुमारगुप्त तृतीय भी आता है। भानुगुप्त से यही एक आता है एरन अभिलेख, किससे संबंधित है, उसमें गोपाल की पत्नी की सती होने का उल्लेख है। यह गुप्त देखिए कुमारगुप्त तृतीय जो है यह गुप्त का 24वां शासक था, जिसके शासन काल में गुप्त साम्राज्य तेजी से, मतलब कि तेजी मतलब समझ रहे, तेजी अगर कहीं लिखा गया, कहने का मतलब है कि डेली जो है ना इसकी क्षमता पर प्रभाव पड़ रहा है। तो इस समय जो है तेजी से पतन हो रहा था। पतन से जिस तरह से कभी कभी आप उत्तेजना में रहते हैं तो कितना तेजी से फॉल होता है, तो उसी प्रकार का ये है कि तेजी से एकदम इतना तेजी से इसका पतन हो रहा था इसके समय में। तो सिक्कों की देखिए, सिक्कों में मिलावट जो है लगातार बढ़ती गई, जो इस समय के गुप्त शासकों के तेजी से पतन की ओर जाने को स्पष्ट करता है, ठीक है। तो ये सब पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा ना कि किस तरह से गुप्त शासन का अंत हुआ, ठीक है। खाली लुसेंट पढ़ लेने से आपका एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज भी रहना चाहिए, कहीं कहीं ज़रूरी होता है। हालांकि लुसेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा एक भी प्रश्न नहीं इसमें नहीं छूटेगा जो कि लुसेंट से एक्स्ट्रा हो जाएगा। लुसेंट में तो कम मिलेगा, इसमें ज़्यादा मिलेगा। बाकी और आगे हम देख रहे हैं जो आएगा प्रशासन शासन व्यवस्था, उसमें हर एक चीज़ आपको जो पॉइंट आपको लगता है कि नहीं पढ़ाया गया, नहीं छूटा है, तो ऐसा कोई आपको कहने का मौके नहीं मिलेगा, क्योंकि मुकाम तक पहुंचा सकते हैं हम भी। भीतरी और नालंदा से प्राप्त, देखिए एक सेकेंड, हाँ, भीतरी और नालंदा से प्राप्त मतलब भीतरी जो स्तंभ लेख है, भीतरी एक जगह का नाम है, ठीक है। तो भीतरी जगह का नाम है, ठीक है, वहाँ पर स्तंभ लेख मिला इसलिए बोले भीतरी स्तंभ लेख। तो भीतरी स्तंभ लेख और नालंदा से प्राप्त, भीतरी और नालंदा से प्राप्त जो मुहूर्त के अनुसार कुमारगुप्त तृतीय ने नरसिंह गुप्त का पुत्र और विष्णुगुप्त का पिता भी था।
तो नरसिंहगुप्त का जो पुत्र था कुमारगुप्त तृतीय था, इस अभिलेख या मोहरों से पता चलता है। और विष्णुगुप्त का ये पिता था, तो आगे विष्णुगुप्त ही आता है। तो अंतिम गुप्त शासक जो होता है विष्णुगुप्त होता है। ठीक है। चीनी यात्री हुएन सांग के अनुसार बालादित्य ने हुनों के नेता मिहुर कुल को पराजित किया। तो यहाँ भी देखा बोला गया है कि हुएन सांग के अनुसार बालादित्य ने हुनों के नेता मिहुर कुल को पराजित किया था। एरन जो कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में विदिशा के निकट बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। विदिशा के निकट बेतवा नदी के कारण किनारे स्थित है। वहां से एक अभिलेख प्राप्त हुए जो 510 ईस्वी का है। इसे भानुगुप्त का अभिलेख कहते हैं। ठीक है। तो आप जान गए कि अंतिम शासक कौन था, ये सब हम देख लिए। इस तरह का क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से इस वीडियो का अंत होता है। बाकी आप प्रशासन पढ़ेंगे, स्थापत्य कला पढ़ेंगे, चित्रकला पढ़ेंगे, इसे स्वर्ण युग क्यों कहा गया उसको पढ़ेंगे, इसके पतन के क्या कारण है, बाकी जो नवरत्न थे उसको पढ़ेंगे, और विभिन्न प्रकार के जो साहित्य इस समय लिखे गए और विभिन्न प्रकार के जो अभिलेख मिले हैं उसका हम दूसरे वीडियो में अध्ययन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।